Hi, welcome to Srajan India. Today is Sunday, 29th of December 2019. Let us have a quick brief on today's newspaper. Page number 1. Express dissent in a democratic non-violent manner. Then here is a news item on no extra charges on payments via RuPay UPI from January 1st. देखो ये जो दो टर्म्स है ना ये डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाए गए हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं उन सबको ये गवर्न करती है। नाउ इसमें एक टर्म और इम्पॉर्टेंट है, व्हाट यू मीन बाय MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सी व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस मेड अस using RuPay credit cards or UPI QR code will not attract additional charges for merchants or customers from the beginning of next year. See, अभी तक क्या होता है कि ये जो आपके डेबिट कार्ड्स हैं या फिर आपका UPI ट्रांजैक्शन है, इसके लिए जो बैंक्स हैं वो जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स मतलब शॉपकीपर्स होते हैं जहाँ पे हम अपना डिजिटल कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उनसे वो कुछ अमाउंट चार्ज करती है। दैट इज़ कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये जो कॉस्ट होती है ये बैंक मर्चेंट्स से चार्ज करती है और मर्चेंट्स इसे पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स को। सो इन द एंड कस्टमर्स एंड अप पेइंग दिस कॉस्ट। सो टू इम्प्रूव और टू इंसेंटिवाइज द डिजिटल ट्रांजेक्शन 1 जनवरी से ये MDR रेट कम्प्लीटली एबॉलिश हो जाएगी UPI कार्ड पे एंड RuPay कार्ड पे, UPI ट्रांजेक्शन में एंड RuPay कार्ड पे। See, the merchant discount rate is the percentage of the digital transaction that a merchant pays to banks. This cost is often passed on to the customer. So, ये जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं जो हट जाएंगे RuPay और UPI से, सो इससे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लाइक वीज़ा या मास्टर कार्ड, उनके ऊपर RuPay कार्ड को एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। भीम UPI QR code, Aadhaar Pay, certain debit cards, NEFT, RTGS, these are all ways for digital transaction and government is trying to encourage this digital transaction. Now, अब ये जो कॉस्ट वेव ऑफ हो रही है, इस कॉस्ट का बर्डन किस पे ट्रांसफ़र होगा? इसका जो बर्डन ट्रांसफ़र होगा वो बर्डन नहीं कहना चाहिए, ये जो कॉस्ट होगा वो बियर करेंगे बैंक्स। वाई बैंक्स? बिकॉज बैंक्स अगर ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक्स को उतना ही कैश हैंडलिंग में अपने रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ेंगे। सो इन अ वे इट्स अ विन विन सिचुएशन टू बैंक्स। सो दिस इज द रीज़न विच द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड। सो नो अबाउट दिस NPCI and know about this RuPay card. RuPay card is like Visa card, Master card, and UPI, Unified Payment Interface. This is in page number 1. Now look at this heading. Delhi shivers as temperature plummets to 2.4 degree centigrade. सीजन्स क्यों होते हैं, विंटर्स क्यों आता है, समर क्यों आता है? लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ ऑन दैट। सी, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में एक एक्लिप्टिक प्लेन है। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है और जो अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, एक प्लेन है, अर्थ अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन से जो सन रेज आती हैं और जो अर्थ है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसके कारण हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर नीचे मूव कर रहा है। दिस इज इक्वेटर, इसके ऊपर है 23.5 डिग्री कैंसर ट्रॉपिक, देन 23.5 डिग्री साउथ में है कैप्रिकॉर्न। तो सन अपीयर्स टू अस living on the surface of earth that sun is moving up and down. So इसमें 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 4 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज 21 दिसंबर। 21 दिसंबर में सन जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहता है। ये जो पूरे है ना ये ट्रॉपिक्स कहलाते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच का एरिया ट्रॉपिक्स कहलाता है। नाउ सन 21 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ठंड हो जाएगी। और इस टाइम पे हमारे यहाँ ठंड है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी है। 21 मार्च से नॉर्थ से की तरफ सन मूव करेगा, तो 21 मार्च पे सन होगा इक्वेटर पे। इस टाइम पे डे और नाइट इक्वल होंगे। देन 21 जून में सन पहुँच जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी,
अपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और देन फिर सन वापस साउथ की तरफ मूव करेगा। 22 ऑफ सितंबर को ये इक्वेटर पे आ जाएगा। तो इस दिन अगेन डे और नाइट सेम होंगे, और देन फिर विंटर्स स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ summers and winters in both northern and southern hemisphere takes place. The movement of the sun. Why? Because the earth is tilted at a 23.5 degree axis, and also earth is revolving around the sun. So this is why अभी बहुत सर्दी हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नाउ लुक एट दिस, ऑल्दो दिस इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, बट यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यमुना में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। इसमें कुछ एक्सेलेंट पॉइंट्स हैं। दीज पॉइंट्स यू कैन स्पीक, यू कैन राइट, दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स। तो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या हैं? सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है अनट्रीटेड सीवेज। जो सीवेज का होता है उसका हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट है होता नहीं है। अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली यमुना में मिल रहा है। इंडस्ट्रीज अपना वेस्टेज दे रही हैं, कंस्ट्रक्शन डेब्री है, unchecked disposal of solid waste, daily activities like bathing, washing clothes, bathing of animals, etc. Use of chemicals, fertilizers, pesticides in the floodplain for agriculture. ये major reasons है for pollution happening in Yamuna River. Sewage, industrial effluent, construction debris, solid disposal, solid waste, bathing, washing clothes, etc. Chemical fertilizers, etc. नाउ इसके लिए डूज और डोंट्स क्या हो सकते हैं? सीवर कनेक्शन शुड बी ऑब्टेन्ड बाय ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन एरिया वेयर सीवर नेटवर्क एग्जिस्ट. कंजर्व वाटर, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल while water usage. Use mug instead of running the tap while brushing teeth or shaving. Take shorter showers to reduce water consumption. Check your water bill to see how much water you are using. Encourage rooftop रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग वेल टैंक्स। मतलब छत पे जो बारिश का पानी आता है उसको आप एक पाइपलाइन से ग्राउंड वाटर में एक पिट बना के डिस्पोज कर दो। वहाँ पे वो धीरे धीरे बैंकिंग होने लग जाएगा, और वहाँ पे आपका रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं इसे। Kitchen waste water should be used for watering plants and other non-potable uses. पीने के पानी को potable water बोलते हैं। Establish community nursery by using waste water. Remain vigilant so that no septic tank waste is discharged into the drains, and such incident should be reported. Septic tank waste is to be discharged at the designated point identified by this government body. Water conservation to be made a part of your daily routine. These are some very good points. Let us read it one by one. Promote the use of non-toxic liquid disinfectant and cleaners. Practice waste segregation, मतलब सोर्स से ही वेस्ट को अलग अलग करो, एंड हाउस होल्ड लेवल पे ही इसे करो, बिकॉज ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल मतलब अपने आप वो डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक अपने आप डिग्रेड नहीं होंगे। शुड बी पुट इन सेपरेट बिन्स, एंड नो वेस्ट शुड बी लिटर्ड और थ्रोन इन ड्रेन्स. Practicing recycle and reuse. Make compost out of vegetable peels and other waste, food waste, which can be recycled for use as manure. If space does not permit, try this in pots and container. Say no to single-use disposable plastics. इस पे अभी एक लॉ भी आया था बैन करने के लिए इन्हें. Carry a reusable bag, cloth bag when shopping. Plant trees in your locality and ensure their survival. Planting of trees and shrubs in garden, balcony, rooftop or a terrace garden provides shelter to birds and help in conserving urban biodiversity. Sparrows दिल्ली से कम हो रही हैं, तो इससे हमें bird protection भी होगा. Make sure that home is leak free. Maintain and repair plumbing fixtures regularly. Then हमें क्या नहीं करना है? Do not discharge contaminated water in water bodies. Do not throw plastic, garbage, religious material and other waste in river Yamuna. Do not litter near water bodies including lakes, ponds, drains and river. Stop chemical pollution. If you notice someone throwing chemicals into the river or lake or hear about such an incident, inform your local authorities about that matter. Do not block stop natural drains by constructing on drain or dumping waste in the drain. Avoid wasting water. Idols made of plaster of Paris and baked clay or painted with chemical heavy metals based paints should not be immersed. हम दुर्गा पूजा करते हैं, गणपति जी का विसर्जन करते हैं, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं बनने चाहिए, इनकी जो
आइडल्स बनाते हैं हम, और अगर ये बनते हैं तो ये डिस्पोज नहीं हो पाता है, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सॉइल, क्ले से अलग होता है। तो क्ले इज ओके बट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नॉट ओके। डू नॉट लेट ओवरहेड वाटर टैंक्स टू ओवरफ्लो, स्विच ऑफ वाटर सप्लाई व्हेन दे आर फुल, एंड डू नॉट वॉश योर कार विद द hose pipe. These are some very good points. You may write it down and we should follow these things. Yamuna is the lifeline of Delhi and Yamuna needs to be conserved. Then page number 3. In the page number 4, there's an advertisement. Page number 5, this is a recap of 2019. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजंस लिए हैं। रिटायरमेंट एज के बारे में डिसीजन लिया था कि जो CAPF के डिफरेंट फोर्सेज हैं, जैसे असम राइफल है, BSF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज है, CRPF है, ITBP है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, सशस्त्र सीमा बल है, इनमें रिटायरमेंट एज डिफरेंट होती थी, बट इसका एक डिसीजन आया था इट शुड बी सेम फॉर ऑल दी फोर्सेज। फैकल्टी अपॉइंटमेंट, चूर चूर नान, दीज आर सम केसेस जो दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट ने 2019 में लिए हैं। यहाँ एक न्यूज़ आई है सैंडलवुड की। सैंडलवुड लकड़ी होती है, ये बहुत अच्छी लकड़ी माना जाता है और इसका डिमांड भी बहुत है। ये नेटिव है, इंडिया में मिलती है, इंडिया में ओरिजिन है, एंडेमिक है। देन 5 to 8 मीटर टॉल होता है ये। इसकी ओवरसीज़ मार्केट जापान, चाइना, यहाँ बहुत डिमांड है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसके फर्नीचर बनते हैं, लग्जरी फर्नीचर बनते हैं, और ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होती है। ये जो होती है ईस्टर्न घाट में मिलती है। ईस्टर्न घाट इंडिया में 2 है पेनिनसुला में, टुवर्ड्स महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट है, एंड टुवर्ड्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश, देन अ पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट है। ये डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे है। और इधर जो सबसे बड़ी पीक है वो है जिंदागढ़ा पीक, ये 1690 मीटर टॉल है, इसका एलिवेशन है। देन page number 6 is classifieds, then page number 7, then page number 8, ये है हमारे के-सिवान और ये है हमारा इसरो। 2020 में हमारा फर्स्ट अनमैन्ड टेस्ट मिशन अहेड ऑफ इट्स गगनयान, ये हमारा फर्स्ट मैन्ड मिशन होने वाला है। ये 2021 इसका डेट लगा है गगनयान मिशन का। इसमें चंद्रयान 3 की भी इन्होंने बात किया है। तो अभी चंद्रयान 2 अनफॉर्चुनेटली 95% ही सक्सेस हुआ, लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ रोवर का। सो अब जो चंद्रयान 3 होगा वो चंद्रयान 2 जैसे ही होगा, बट उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, मतलब मून के चारों तरफ घूमने वाला ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल मून पे लैंड करने वाला लैंडर और रोवर होगा उसमें। देन इसका 100th मिशन भी होने वाला है हमारा। वर्क होर्स है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सबसे सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है हमारा। देन सो दिस वाज अबाउट पेज नंबर 8। देन दिस इज पेज नंबर 9। वी रेड अबाउट अ न्यूज़ यस्टरडे, लोकुस्ट अटैक अंडर कंट्रोल। लोकुस्ट मतलब टिड्डे होते हैं, ग्रास ऊपर, ये एक साथ बहुत बड़ा स्वाम आता है और पूरी फसल की फसल ख़राब कर देता है। तो ये कुछ पाकिस्तान एरिया से आ रहा था इंडिया में, बट हमने पेस्टिसाइड्स ऑफ ये भी स्प्रे किया। सो फॉर टाइम बिंग ये हमारा जो राबी क्रॉप, स्टैंडिंग राबी क्रॉप है, उसको हमने सेव कर लिया है। देन दिस न्यूज़ आइटम इज़ अबाउट अहमदाबाद मुंबई तेजस टू फ्लाई फ्रॉम जनवरी 19। ये प्राइवेटली ऑपरेटेड ट्रेन होगी, ये सेकेंड प्राइवेटली ऑपरेटेड ट्रेन है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी, 6 days अ वीक है। देन इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, 1 लाख का रॉबरी इंश्योरेंस भी रहेगा, और ट्रेन अगर डिले होगी तो रेलवे कंपनसेट भी करेगा, इसमें तत्काल नहीं होंगे। देन ये है अबाउट कोल्स। रायगढ़ में जो एक कोल माइंस आया है, इस कोल माइंस में जो लोकल्स हैं उन्होंने अपोज किया है इसे। वाई? बिकॉज फ्लाई ऐश होती है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है। कोल माइनिंग्स 2 टाइप से होती है, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग एंड द सेकेंड इज जो हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं। नाउ कोल के अगर अपन देखें तो कोल जो है ना, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में बना था। कोल की 3 प्रॉपर्टी होती है, कार्बन कंटेंट कितना है, उसमें ऐश कंटेंट कितना है, और मॉइस्चर कितना है। इन तीनों के बेसिस पे हम कोल को डिवाइड कर सकते हैं। एक एंथ्रासाइट है, ये टॉप क्वालिटी है, इसमें ऐश बहुत कम होता है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। देन सेकेंड इज बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड देन पीट। इंडिया में जो मेजॉरिटी है वो बिटुमिनस मिलता है, और गोंडवाना कोल है, इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कोल माइनिंग। पेज नंबर 10, दिस इज़ अबाउट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस डिसेंट इन डेमोक्रेटिक वे, वायलेंस शुड नॉट बी देयर इन एनी डेमोक्रेसी। देन दिस इज़ पेज नंबर 11। पेज नंबर 12, हांगकांग चाइना के
वन कंट्री टू सिस्टम का पार्ट है, ताइवान आता है और एक हांगकांग आता है। तो हांगकांग में डेमोक्रेसी है, बाकी मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो चाइना ट्राई टू डिस्करेज डेमोक्रेसी इन हांगकांग और उसके लिए प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अभी हांगकांग में चल रहे हैं। देन लेट अस नो अबाउट दिस ट्रम्प का इम्पीचमेंट अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सेनेट में इसे आना बाकी है। इम्पीचमेंट का आउटकम डाउटफुल है, कुछ इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट इम्पीचमेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट का कंडक्ट हम ट्रायल कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है डेमोक्रेट्स के लिए। इसमें हम मिस्टर ट्रम्प के कंडक्ट को अपना हाउस ऑफ सेनेट में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया में भी अगर प्रेसिडेंट का हम बिहेवियर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ट्रायल चल रहे हैं देन वी कैन टॉक अबाउट द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प। कजाकिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, काफ़ी लाइफ्स वहाँ पे लॉस हुआ है। इसमें ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स एक मिसनोमर होता है, ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक बॉक्स इज़ अ मिसनोमर। ये एक फ़्लाइट रिकॉर्डर है जिसमें फ़्लाइट्स की सारी हैपनिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। पोस्ट एक्सीडेंट अगर ये यूजुअली ऐसा बनाया जाता है कि ये सर्वाइव करता है डैमेज को, एक्सीडेंट को। इसके एनालिसिस से हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये ऑरेंज कलर का होता है। देन चाइना टारगेट्स अनदर अमेरिकन प्रोडक्ट, बुक्स। टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रम्प वर्सेस जी, चाइना वर्सेस यूएसए। तो अभी बुक्स पे भी इन्होंने टैरिफ रिटेलिएशन लगाया है चाइना ने। देन ये है रिफॉर्म्स रीस्टोर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स हेल्थ। इसमें निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि 19 पब्लिक सेक्टर बैंक दैट हैड पोस्टेड लॉसेज इन 1819 हैव रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1920। सो इन्होंने इसमें ये बात कहा है बिकॉज अनड्यू हैरेसमेंट होता है ना, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बैंक्स ऑफिशियल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और वॉट एवर वर्क वी डू देयर वी कैन मेक टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। वन इज़ बोनाफाइड मिस्टेक एंड द अदर इज़ मेलाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक मीन्स ये एक जेन्युइन मिस्टेक है, यू डिडंट नो अबाउट द आउटकम, आपने डिसीजन लिया वो करेक्ट नहीं हुआ, देन इट इज़ अ बोनाफाइड मिस्टेक। और मेलाफाइड होता है अगर इंटेंशनली हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। तो मेलाफाइड मिस्टेक्स को पनिश करना चाहिए, बट बोनाफाइड मिस्टेक्स को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो फिर इनडिसीजन हो जाता है। जो भी ऑफिस चेयर पे बैठा है वो डिसीजन ही नहीं लेगा फिर। सो ऑल्दो हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो विजन 2020 लगता है, सब चीज़ समझ में आती है, बट रियल टाइम पे डिसीजन लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो इन्होंने इसी की बात किया है कि बैंकिंग सेक्टर में फिर से हमें कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। इधर इन्होंने बात किया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो क्रॉसेस 1 लाख करोड़ इन 2019। दीज आर सम टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ हैं वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो वो दो तरीके से कर सकती हैं, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और द सेकेंड इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जो एफडीआई होता है ये नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, है ना, कोको कोला और से वॉलमार्ट, ये सब इंडिया में आके अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंस दे रहे हैं, सो वो एफडीआई होगा। इससे ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, फिजिकल प्रेजेंस होती है ये, और ये लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल भी होता है एफडीआई। जबकि जो एफपीआई होता है, एफपीआई इज़ अबाउट मॉनेटरी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आपके शेयर्स और बॉन्ड्स और शेयर मार्केट्स, इनमें उन्होंने पैसा लगाया है। अब बिकॉज इसमें पैसा लगाना आसान है तो पैसा निकालना भी आसान है, सो इसीलिए ये अनसर्टेन होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसमें रिस्क होती है, ये डेट क्रिएटिंग है, ये वोलाटाइल है, इनको हॉट मनी बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमको एफपीआई नहीं चाहिए, हमें एफडीआई भी चाहिए, एफपीआई भी चाहिए। एफडीआई मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, एफपीआई मिल रहा है तो भी अच्छा है। हर चीज़ का अपना एक अलग रोल होता है, बोथ आर डिज़ायरेबल। देन दिस इज़ अबाउट बैंक डिपॉजिट कवर सेट फॉर इंक्रीज। अभी देखो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स आए कुछ। तो इस केस में जो भी बैंक्स होते हैं इंडिया में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं, जो बैंक्स हैं, बैंकिंग लाइसेंस मिला है, वो सबको डीआईसीजीसी, ये होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये 1 लाख का इंश्योरेंस देती है कि अगर आपका बैंक में पैसा ख़राब हो गया तो आपको 1 लाख रुपये आपको डीआईसीजीसी के थ्रू मिल जाएंगे। ये पैसा कम है तो अभी बात चल रही है इसको बढ़ा के 3 से 5 लाख रुपए हो जाना चाहिए। फिर यहाँ लिखा है कि कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, पहले 30,000 इंश्योरेंस होता था, फिर 1 लाख हुआ, देन फिर अब और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
DICGC जो है ये इंश्योर करती है सेविंग्स, फिक्स्ड, current and recurring, both not deposits of foreign government and of central state governments, deposits of state land development banks with the state cooperative banks and interbank deposits इन सबको ये कवर करती है. सो दिस इज़ अ वेलकम मूव. ये अभी हुआ नहीं है, इट इज़ अंडर डिस्कशन, बट 1 लाख से अब बढ़ के 3 to 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस होने वाला है. देन दिस इज़ एन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर रामामूर्ति कॉग्निजेंट. देन इन्होंने ये बताया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट सफिशिएंट. अभी हमें जो ज़रूरत है वो फाइंडिंग प्रॉब्लम्स की है. मतलब एक सेइंग भी होती है कि अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इज़ वन हु इज़ गुड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर इज़ वन who do not let the problem to happen at the first place. So what we want today is are people who are good in identifying the problem. They can recognize the problem. They are good in solving the problem, but even better would be if they would be able to recognize the problem. There is a slight difference between both these two terms. So he has talked about the certain things which the industry, IT industry, is facing these days. Let us move to the next page, which is page number 14. ये बड़ा excellent page है. इसमें जो पहला आर्टिकल है वो प्रोटेक्टिंग माइनर्स का है. देखो, अगर अपन हिस्ट्री भी उठा के देखें, एक पैटर्न को नोटिस करें, तो जो यूथ स्टूडेंट चिल्ड्रन है, दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी एंड न्यू आइडियाज़, यंग एंड दे आर इमेच्योर एज वेल. तो कई बार ऐसा होता है कि दे आर यूज्ड एज अ टूल टू सर्व अ पॉलिटिकल पर्पज़ और सम अदर एजेंडा और प्रोपेगेंडा. अब इससे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इन एडवर्टाइजमेंट में भी आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स आर टारगेटेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द सॉफ्ट कॉर्नर्स. नाउ अब ये जो माइनर होते हैं, माइनर की डेफिनेशन होती है लेस देन 18 ईयर्स. अगर ये किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं तो इनको हम नॉर्मल कोर्ट में नहीं ले जाते हैं, इनको हम ले जाते हैं जुवेनाइल. एक जस्टिस बोर्ड होता है जुवेनाइल, इनकी प्रिजन्स भी अलग होते हैं, इनके जो लॉज हैं दे आर डिफरेंट, कोर्ट इज़ डिफरेंट. नाउ इधर इन्होंने यही बात किया है कि जो प्रोटेस्ट का टाइम होता है तो इसमें जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो अक्सर या तो विमेन को आगे कर देते हैं या फिर बच्चों को आगे कर देते हैं. दे यूज़ देम एज अ शील्ड. अब ये जो एज होती है इसमें राइट और रॉन्ग का अंडरस्टैंडिंग कम होता है. और दूसरी बात, किसी भी पनिशमेंट का पर्पज़ होता है या तो आप रिफॉर्म दो, मतलब सुधार होना चाहिए, और या फिर वो एज अ डेटरेंट काम करना चाहिए कि उसके डर से कोई क्राइम नहीं हो. अब जो 18 लेस चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, 18 से कम माइनर हैं, उनको आप रिफॉर्म करा जा सकता है. दैट इज़ वाई द लॉ इज़ लीनियंट ऑन सच पीपल. अब इनके लिए एक एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. इसमें प्रोविजंस हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है इनको. आपको विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा. इनका सेपरेट ऑफिसर होगा. देन ऑल प्रोटोकॉल्स नीड टू बी फॉलोड. इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ये भी बात कहा है कि यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाइक स्टोन पेल्टिंग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इन वेरियस स्टेट्स अगेंस्ट द अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट मीन्स दिस कुड नलिफाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. सो दिस इज़ अ रनिंग कमेंट्री ऑन दिस थिंग. Then this is the article on detention centers. Detention centers और जो दूसरा टर्म होता है कि प्रिजन है. डिटेंशन सेंटर और प्रिजन इन दोनों में डिफरेंस होता है. जेल में और डिटेंशन सेंटर में डिफरेंस होता है. डिटेंशन सेंटर्स बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में आया है, वो फॉरेनर के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो ओवरस्टे कर रहा है, देन यू कैन सेंड दोज फॉरेनर्स टू अ डिटेंशन सेंटर. ये एक कॉमन प्रैक्टिस है. डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स यू कैन फाइंड आउट. हर स्टेट में है ऑलमोस्ट 1 या 2 डिटेंशन सेंटर्स. हम जैसे आप यूएस से भी जा रहे हो, आपका वीज़ा या फिर आपका पासपोर्ट में कोई इश्यूज़ हैं तो दे सेंड यू टू अ डिटेंशन सेंटर फॉर अ टेम्पररी पीरियड और फिर इस डिटेंशन सेंटर से ही आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर देते हैं. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट हियर. ये अब एक बहुत अच्छा आर्टिकल है. इज़ द इकोनॉमी इन रियली बैड शेप. देखो, इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. इज दैट द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फिनोमिनॉन और हैज़ इट बीन ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल मेलाइज अराइजिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. सी द स्टोरी सो फार.
November 30 में this year India's statistical machinery revealed that growth in the quarter from July to September had slipped to 4.5%. 4.5% हमारी ग्रोथ रेट हो गई थी. ये ग्रोथ रेट है, ये पिछले 6.5 ईयर्स की सबसे कम है. और जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आई है वो आई है 6.1%. नॉमिनल मतलब होता है रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टेड. सो ये हमारी स्लोवेस्ट ग्रोथ है डेकेड की. फिक्स्ड investment slumped to 1%, private consumption growth halved year on year, and manufacturing activity contracted by 1%. These all are not good sign for any economy. So what do the numbers mean? देखो, द ओमन्स फ्रॉम द हाई फ्रिक्वेंसी ये बताते हैं कि अगला क्वार्टर भी करेक्ट नहीं होने वाला है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डिप हो रही है लगातार सेकेंड रो में. एक और बात है वो है इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी जितना कंजम्पशन हाई होता है ना, ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी उतना ही थ्राइव कर रही है. बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हुआ है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इम्पोर्ट्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, ऑटोमोबाइल सेल, बैंक क्रेडिट. दीज मैट्रिक्स वन वुड यूजुअली लुक एट द टू एसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंजम्पशन आर ग्लोइंग रेड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. जीएसटी के फिगर्स भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं. रेवेन्यू बेयरली क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ मार्क. सो ये सब चीज़ें बताती है कि इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल. अब जो सेविंग ग्रेस है ना वो ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है. वरना एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का मतलब आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं है, बट आपका इन्फ्लेशन भी हाई है, तो वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है. बट फॉर्चुनेटली हमारा इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है. अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आरबीआई के पास ये रूम है कि वो रेट कट्स कर सकता है, रेपो रिवर्स रेपो रेट को कम कर सकता है. इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा, इकोनॉमी में ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, ज़्यादा पैसा पंप होगा. ज़्यादा पैसा अगर आएगा मार्केट में तो इकोनॉमी को वापस बाउंस बैक होने में हेल्प मिलेगा. सो दिस इज़ द सिल्वर लाइनिंग्स. बट जैसे इधर लिखा है फूड इन्फ्लेशन हिट हुई है 10%, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन इज लेस. सो दिस हैज़ लेड वरीज अबाउट इंडिया एंटरिंग अ फेज ऑफ स्टैगफ्लेशन. तो स्टैगफ्लेशन का अभी चिंता नहीं है. स्टैगफ्लेशन मीन्स ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट भी पुअर है और इन्फ्लेशन हाई है. दिस इज लॉस सिचुएशन. ये बहुत मुश्किल हो जाता है इससे रिकवर करना. देन so RBI has the option to for rate cut to spur growth out of equation. अब इधर हमने रीड किया है अरविंद सुब्रमण्यम सर को. अरविंद सुब्रमण्यम सर फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं. इन्होंने लिखा है द इकोनॉमी सीमिंगली सडन इलनेस इज अनयूजुअली सिवियर. ये बहुत सिवियर है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना है. ही इज रिटन ओवर देयर, this is not an ordinary slowdown, it is India's great slowdown where the economy seems headed for the intensive care unit. We need some serious measure to put back our economy back on track, जैसे कि हमने 1991 में किए थे. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. अब जो प्रॉब्लम आती है वो दो टाइप की आती है. एक आती है स्ट्रक्चरल, मतलब आपके फंडामेंटल्स रॉन्ग है. दूसरा आता है साइक्लिकल, मतलब एक फेज आया है, इकोनॉमी ग्रो हाई लो वेव टाइप फॉर्मेशन होता है इसका. तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है और कुछ साइक्लिकल प्रॉब्लम भी है. स्ट्रक्चरल malaise caused by significant deficiencies in the economy's framework such as archaic rule governing factor markets. cyclic phenomenon है, वो आते जाते रहते हैं और वो पास ऑन हो जाएंगे. वर्ल्ड बैंक ने लिखा है cyclic slowdown is severe. This comes rational for the slowdown focuses on demand collapsing due to reasons ranging from poor rural income growth, ghost of demonetization and hastily implemented GST. डिमांड बहुत ज़रूरी होती है. अगर डिमांड ही नहीं है तो आप सेल क्या करोगे, इकोनॉमी अपने आप कम होने लग जाती है. और डिमांड के लिए जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज ऑफ इनकम नहीं है, रूरल इनकम ग्रोथ कम हुई. दूसरा डीमोनेटाइजेशन के कारण हमारा हैम्पर हुआ ग्रोथ. देन जीएसटी भी बहुत हैस्टिली इम्प्लीमेंट हुआ है, इसका भी एक रीज़न है कि हमारी डिमांड फॉल डाउन हुआ है. देन ये साइक्लिक भी हैं और स्ट्रक्चरल भी हैं. इस पेपर में जो उन्होंने मिस्टर फेलमन के साथ लिखा है, ही हैज़ मेंशन बोथ द प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर इकोनॉमी. देन इसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज आया है 2008 में जब ग्लोबल स्लो डाउन हुआ था. तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करने लग गए. अब वो लोन्स बिकॉज थॉटफुल नहीं थे, हेस्टिली डन थे, तो वो सब बन गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उसके रिजल्ट्स आज 8-10 साल बाद आज हमें देखने को मिल रहे हैं.
उस टाइम पे जो हमें बेनिफिट हो गया, क्वेश्चंस मिल गए कि ऑयल प्राइस कम थी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, ये इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सारा पैसा आ गया बैंक में, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2018 में जब IL&FS ये क्राइसिस हुआ। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने अपने पेमेंट को डिफ़ॉल्ट किया था। इससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। और अभी तक हमने एक टर्म देखा था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम मतलब आपके पास बैंक्स के पास पैसे देने की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके पास रिटर्न नहीं आ रहे, और कॉरपोरेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास भी जो इनकी बैलेंस शीट है वो हैम्पर हो रही है बिकॉज डिमांड नहीं आ रही है। सो दिस इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये बढ़ के अब हो गई है 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम। मतलब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो थी ही लेंडर और दिस क्रेडिटर का, बट बैंक्स और दिस कॉरपोरेट्स का, बट अब इसमें NBFC भी ऐड हो गए और रियल एस्टेट भी ऐड हो गए। NBFC आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, और जो रियल एस्टेट है ये भी अभी नोज डाइव पे है। इंडियाज ग्रेट स्लो डाउन, ये इनका पेपर है, द इंडियाज ग्रेट स्लो डाउन, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द वे आउट। All major engines of growth this time, also including consumption, have sputtered, causing growth to collapse. Something must be done to get India out of its current vicious cycle in which low growth is further damaging balance sheets and deteriorating balance sheets are bringing down growth. अब इन्होंने IMF को कोट किया है कि IMF ने भी हमारा ग्रोथ 6.1% से कम हो रहा है, 7% है। फिर ये कुछ रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये सारी इकोनॉमिक बॉडीज़ को और कंट्रीज़ को भी उनकी इकोनॉमिक हेल्थ के अकॉर्डिंग रेट कर दिए हैं। तो मूडी ने स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। सो दे आर नॉट ऑल टेलिंग अ वेरी गुड थिंग अबाउट अवर इंडियन इकोनॉमी इन द प्रेजेंट टाइम। देन अब यूनियन बजट में हम क्या कर सकते हैं, अभी बजट आने वाला है अपना। सो इसमें हम कॉरपोरेट टैक्स और स्लैश करेंगे तो गवर्नमेंट की इनकम और कम हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स और रियल एस्टेट टू सैल्वेज द सिचुएशन इवन एज इट हैज हिंटेड दैट स्लो डाउन इज नॉट स्ट्रक्चरल बट साइक्लिकल एंड ड्रिवन बाय ग्लोबल ग्रोथ प्रेशर्स। मतलब इन्होंने ये बताया है कि इतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा बहुत साइक्लिक रीजंस है बिकॉज ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल हैपनिंग, जैसे ट्रेड वॉर हो रहा है अभी, और काफ़ी जगह अभी अनसर्टेनिटीज़ हैं। सो दे टेल कि हमें काउंटर साइक्लिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। टैक्स कट्स करो, हायर पब्लिक स्पेंडिंग करो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यू करो। GST कलेक्शन बिलो टारगेट है, लीविंग लिटिल रूम फॉर द सेंटर टू स्पेंड इट्स वे आउट ऑफ ट्रबल। स्टोकिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑल्सो नीड टू बी अवॉइडेड। अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत रेट कट्स करके सारा पैसा मार्केट में डाल दिया, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा, कीमतों की प्राइस में वृद्धि होगी। सो दैट वुड अगेन बी नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू। टैक्सेशन करो, रिफॉर्म्स लाओ लेबर लॉज में, लैंड्स एंड अदर रिस्ट्रिक्टिव लॉज में कुड प्रोवाइड सम सेल्फ टू द ब्लीडिंग इकोनॉमी। और ये हम 33 डेज में आज से पता चलेगा जब हमारा यूनियन बजट आएगा। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ के देखना। सो दिस वॉज पेज नंबर 14। ये पेज नंबर 15 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायोमार्कर्स की बात किया है। बायोमार्कर्स आर मेजरेबल इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज़। जैसे अपना क्लाइमेट इंडिकेटर होता है ना, क्लाइमेट इंडिकेटर कोरल रीफ्स होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कोरल रीफ बताती है कि वो प्रॉब्लम तुरंत अफेक्ट हो जाता है। तो बायोमार्कर्स आर सिमिलर टू दैट। ये एक ब्रेन ट्यूमर फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सकता है। पेरिफेरल का मीनिंग होता है कोर्स ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, तो इधर इन्होंने दिस प्रोग्नोसिस का मीनिंग होता है कोर्स ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। सो हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस बायोमार्कर्स। देन दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल। इसमें इन्होंने बात किया है, देखो, नो द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, आपको खाना कम मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है वो न्यूट्रिटिव भी नहीं है, सो उससे होता है माल न्यूट्रिशन। स्टंटिंग मीन्स अगर बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। वेस्टिंग मतलब उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, दैट इज वेस्टिंग। स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, ये तीनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इंडिया में बच्चों की ग्रोथ के लिए। इससे मोर्बिडिटी आती है। मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिसीज़ और मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ।
तो इंडिया में 200 मिलियन चिल्ड्रन बिलो 5 years of age आर क्रॉनिकली malnourished, causing persistent problem in middle and low income countries. सो देव टॉक्ड अबाउट इट। और उन्होंने बात किया है कि जैसे गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स लाई थी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान है ना। पोषण अभियान इज़ फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर मदर्स, और इसमें एक सितंबर में पोषण मंथ भी बनाते हैं यहाँ पर। इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि बच्चों को कितना न्यूट्रिटिव फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनका प्रोग्रेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। और द पर्पज़ इज़ टू मेक इट अ जन आंदोलन। ये कुछ स्टेट्स हैं, ये बड़ा पुअर परफॉर्म करते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इनमें दिस चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग इज़ नॉट गुड। देन ये जो आर्टिकल था, दिस इज़ अबाउट शेप ऑफ सन्स कोरोना एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। अब जो सन है, सन इज़ अ स्टार, स्टार में फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बन रही है, एनर्जी निकल रही है, लाइट फॉर्म हो रहा है, और इसी से सोलर स्टॉर्म्स भी बनते हैं। ये मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अफेक्ट करते हैं। अर्थ का जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट से, वो चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो जब भी ये सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर फ्लेयर्स आते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स में प्रॉब्लम होती है। सो वी वांट टू स्टडी अबाउट दिस कोरोना, क्या एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। कोरोना इज़ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन एटमॉस्फेयर। ये यूजुअली हॉलो टाइप होता है, हॉलो जो हैलो होता है ना, हैलो टाइप रहता है ये, एंड ये ब्राइट लाइट का हिडन रहता है। बट जब एक्लिप्स होता है, जैसे कल परसों एक्लिप्स हुआ था, तो उस टाइम पे हम इस कोरोना का स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सन बिकॉज सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन आवर सोलर सिस्टम विच इंक्लूड्स दी अर्थ। ये मॉस्किटो रेजिस्टेंस है, ये मॉस्किटो के पाँव है ना, इसमें एक प्रोटीन लगा रहता है, जिस प्रोटीन से ये इंसेक्टिसाइड्स को रेजिस्ट कर देते हैं। ब्रेन सिमुलेशन इज़ अ मॉडल टू अंडरस्टैंड द ब्रेन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, मतलब नॉन पॉल्यूटिंग 2050 तक 100% जाते हैं। च्यूइंग गम का टेल मिला है, देयर वॉज अ वुमन जो सबसे पहले मिली थी, जो शी वॉज च्यूइंग दिस गम। देन this is a very good section in the Hindu question corner. They ask a question and they try to answer that question in a very short manner. A building with stilt parking मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें पिलर्स होते हैं, वहाँ पे आप अपनी कार्स को रख सकते हो। तो ये जो इस टाइप की बिल्डिंग्स होती है ना, दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक। दे हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट इट कि अगर वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं की गई हैं स्टिल्ट पार्किंग वाली बिल्डिंग्स, देन दे आर प्रोन टू द अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do two parallel lines appear to be meeting at an infinite distance? ऐसा देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ये मिल गई हैं आखिरी में, इनफाइनाइट में जाके। Then this is about Asian elephants. मस्त एक फेज़ आता है मेल एलिफेंट की लाइफ में, पीरियड ऑफ टाइम होता है जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाता है, शूट करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो मेल ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है और वो ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी होता है। देन दिस एलिफेंट सोसाइटी के बारे में इन्होंने टॉक किया है, एलिफेंट्स के मेटिंग पैटर्न्स के बारे में बात किया है। वी शुड नो दैट एलिफेंट इंडिया में 12 स्टेट्स में मिलते हैं, कर्नाटका, असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, यूके, अरुणाचल, यूके मीन्स उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, यूपी एंड बंगाल। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द फॉलिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, इनको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए टू रोम, और इसके लिए ये जब इनका एरिया होता है ना तो कॉरिडोर में इनसे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक निकल रहा है और ये जब एलिफेंट इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और फिर कैजुअलिटी होती है। सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हमें कम करना है। एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात है, प्लस इनकी ये जो टस्कर्स हैं, ये जो दांत हैं, इसके लिए भी इनका पोचिंग हो जाती है। This is some of the things we should know about elephants. So this was science and technology, पेज नंबर 16। ये जो है ना, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के बारे में बात किया है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। इनकी फैमिली में ऐसे एलिगेशंस हैं रेसिज्म के, करप्शन के, इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ऑल दिस। आपको ये भी पता होना चाहिए 26 जनवरी को अभी हमारे स्टेट के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। देन पुतिन्स डबल बेट ट्रेन टू क्रीमिया एंड गैस टू यूक्रेन। ये जो क्रीमिया था ना, ये जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर के टाइम पे ये पूरे सारे कंट्रीज़ हैं, CIS कंट्रीज़ हैं, ये सब पार्ट ऑफ रशिया थे। 1991 में जब रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये अलग हो गए। क्रीमिया यूज्ड टू बी विद यूक्रेन। देन 2014 में ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है, यहाँ से इसको
इन्होंने रशिया ने ले लिया यूक्रेन से। अब इसके पास कोई एक्सेस नहीं हो रहा था इसके पास जाने का, अपार्ट फ्रॉम दिस सी रूट, लैंड रूट एक्सेस नहीं था। सो दे हैव मेड दिस ब्रिज, और उसी की ये बात किया है, ट्रेन टू क्रीमिया। तो रशिया अभी 2 स्टेप पे वर्क कर रहा है इधर इस आर्टिकल में। पहला है ट्रेन टू क्रीमिया, इससे इन्होंने क्रीमिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव की है। और दूसरा है गैस ट्रांजिट डील, इसमें ये जर्मनी और यूरोप में यूक्रेन होते हुए एक गैस पाइपलाइन कर पहुंचाएंगे। इससे रशिया का जो स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल भी और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, उसमें इंक्रीज़ होगा। रशिया इज़ फुल ऑफ नेचुरल गैसेस, काफ़ी अच्छे हैं सोर्सेज यहाँ पे इसके। देन दिस टॉक्स अबाउट द सिविल वॉर इन कोलंबो एंड आफ्टरमैथ। एक म्यूज़ियम आया है, म्यूज़ियम में पूरा एक रिफ्लेक्ट किया है इन्होंने कि कैसे कैसे मेमोरीज आई हैं हमारी। सो श्रीलंकन सिविल वॉर, इफ़ वी हैव अ क्विक ब्रीफ, देन श्रीलंका में तमिलन पॉपुलेशन थी, सिंगला, बौद्धिस्ट, इस्लामिक, ये सारी पॉपुलेशन थी। तो जो तमिल थे नॉर्दर्न साइड ऑफ श्रीलंका में थे, ये अपना एक सेपरेट कंट्री चाहते थे। 1983 में LTTE ने तमिल एलाम का डिक्लेयर किया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। देन 2009 में इनकी डिफीट हो गई। 1987 में हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा था श्रीलंका में, सो दैट वहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। सिविल वॉर का मतलब होता है इंटरनल वॉर, कंट्री के अंदर ही लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाए ना, तो इसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। सो इसमें इन्होंने एक रनिंग कमेंट्री दिया है। फिर इधर अफगानिस्तान की बात किया है। अफगानिस्तान में अभी इलेक्शंस हुए, अशरफ गनी जीत गए हैं, बट अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो प्रिलिमिनरी हैं। और जो इनके ओपोनेंट है अब्दुल्ला, उन्होंने ये बोला है कि इन रिजल्ट्स में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था, फ्रॉड वोटर्स डाले गए थे। तो पॉसिबल है कि कुछ वोट्स चेंज हो जाए और इसके रिजल्ट्स आउटपुट भी चेंज हो जाए। सो अभी अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। अफगानिस्तान को हम ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर भी बोलते हैं। मंगोल्स गए, यहाँ जाके हार गए, टर्क्स गए, हार गए, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे गया, हार गया, USSR गया यहाँ पे, और 1991-2 आते आते इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। 2001 में यहाँ पे USA गया, अब USA भी बस वहाँ से सेविंग ग्रेस है, इट वॉन्ट्स टू पुल आउट। 2001 में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हुआ था। Then this is page number 17 is sports, page number 18 is sports, and then so thank you so much for watching today's video. Take care.